तो कोर्स के बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि भाई कोर्स किस चीज़ से रिलेट करता है, क्या है कंट्रोल सिस्टम और क्यों पढ़ रहे हैं हम और उसमें लिनियरिटी किस हद तक चीज़ों को समझने में आसानी पैदा करती है। सो व ये सब चीज़ें तो आपने समझ ली होंगी। सो थोड़ा-सा एक मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ कि भाई कंट्रोल सिस्टम्स है क्या? बेसिकली हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, कुछ कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल होते हैं। अनकंट्रोलेबल सिस्टम से मुराद क्या है कि आपके घर के अंदर सीलिंग के ऊपर जो फैन लगा हुआ है, दैट्स एन अनकंट्रोलेबल सिस्टम। अनकंट्रोलेबल सिस्टम क्या है? वो इस तरीके से है कि भाई आपने उसको एक करंट प्रोवाइड किया एसी करंट जो आपके पास 230 वोल्ट की एसी सप्लाई आ रही है, आपने उसको कनेक्ट कर दिया अपने पंखे के साथ एंड पंखा क्या करना है स्टार्ट्स टू रोटेट। कंट्रोलेबिलिटी से क्या मुराद है कि वो एक खास मकसूद स्पीड पे नहीं चल सकता बल्कि सिस्टम की जो इसकी अपनी इनहेरेंट लिमिटेड है उसके ऊपर आके सेटल हो जाता है। लेट्स सपोज अगर एक पंखा है उसके आरपीएम 800 आरपीएम का पंखा है, जैसे आपने 230 वोल्ट लगाया तो उसने क्या किया उसी पर चलना मतलब उसी पर रुकना मतलब वहाँ पर आके सेटल हो गया अपनी इस मैक्सिमम लिमिट पे। लेकिन इसी के साथ-साथ जब आप अपने एक कूलिंग सिस्टम की बात करते हो यानी कि आपके घर में मौजूद एक एसी है, तो वो सबसे बेहतरीन कंट्रोल सिस्टम की मिसाल है। वो किस तरीके से कि भई आपने क्या किया उसको ऑन किया, ऑन कर दिया। देन उसके बाद एसी क्या बोलता है कि भाई मैं अपने जो भी मेरे इतराफ का जो टेम्परेचर है, उसको मैं कितना रखूँ? सो यू सेटल द टेम्परेचर ऑन 25 डिग्री सेल्सियस। तो भाई अगर कमरे का टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस है और आप 25 से आ रहे हो, तो आपने एक 25 क्या कर दिया उसका एक सेट पॉइंट रख दिया। अब एसी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं उस कमरे का टेम्परेचर नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, 32 से 25 पे लेके जा रहे हैं। वन्स जैसे ही मेरे पास कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाता है 25 हो जाता है, तो एसी क्या करता है उस 25 डिग्री सेल्सियस को क्या करता है मतलब सेटल करने में मदद देता है। ये जो एसी सिस्टम जो मैंने आप लोगों को बताया, इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम से क्या मुराद है कि आप बेसिकली किसी भी सिस्टम के अंदर एक कंट्रोलेबिलिटी लेके आ रहे हो। अब वो कंट्रोलेबिलिटी किस तरीके से आ रही है, हम कैसे ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस एलसीएस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे, राइट? तो समझ में आ गया कंट्रोल सिस्टम्स? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर सिस्टम्स पहले तो ये है कि कंट्रोल सिस्टम को समझने के लिए हमें कुछ टूल्स एंड किट्स रिक्वायर्ड होंगी ताकि हम उसको समझ सकें। तो इसमें जो पहली अंडरस्टैंडिंग चाहिए हम लोगों को वो चाहिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की और वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अंडरस्टैंडिंग आएगी आपके पास लीका से और पिछले सेमेस्टर आप ये लीका सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हो। उसमें जो कमर्शियली ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट से बनने वाले जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आते हैं, उनको आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो इसको आप मेरे अंदर जो टूल चाहिए दैट इज़ योर सॉफ्टवेयर टूल। तो सॉफ्टवेयर टूल के अंदर इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैटलैब। पिछली दफा जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ाया था तो उसमें कोई एक्सटर्नल टूल था नहीं। मीन्स टू से कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो नहीं रहा था। लेकिन एलसीएस के अंदर ये एलसीएस की समझे खसूसियत है, ये खासियत है कि आप इसके अंदर मैटलैब का इस्तेमाल करेंगे। बहुत से लोग एलसीएस में मैटलैब का भी इस्तेमाल करवाते हैं और बहुत से लोग लैबव्यू का भी इस्तेमाल करवाते हैं क्योंकि ये दोनों सिस्टम्स ये दोनों जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं ये आपको एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम या कोई भी सिस्टम बनाने में मदद देते हैं, लैबव्यू और मैटलैब। अच्छा कंट्रोल सिस्टम्स का जो एक एडवांस कोर्स है जो कि इलेक्टिव्स है आपके इस एवियोनिक्स के अंदर दैट इज फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। तो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पूरा का पूरा लैबव्यू पे डिपेंडेंट है, जबकि एलसीएस आपका मैटलैब डिपेंडेंट है। तो ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं ये आप सॉरी ये 2 जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। मैं इस सब्जेक्ट के अंदर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं क्या कहते हैं ये इस्तेमाल करवाता हूँ मैटलैब क्योंकि मैंने पिछले साल जब कोविड नया-नया आया था, तो उस वक़्त मैं आईएम और एलसीएस दोनों लैब्स करवा रहा था। सो मैंने आईएम के अंदर मैं लैबव्यू को इस्तेमाल किया था और उस लैबव्यू को किस तरीके से उसके साथ अ, हार्डवेयर एसोसिएट कर सकते हैं, कौन-सा सॉफ्टवेयर वगैरह, सेंसर वगैरह एसोसिएट करवा सकते हैं। तो ये मैंने पहले यूज़ करवाया था और एलसीएस के अंदर मैटलैब करवाया था। सो इससे ये कि आसानी हो गई थी। तो गेटिंग रेडी फॉर एलसीएस तो मैं कुछ आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है ये बताइएगा? यस सर। अच्छा भाई देखो एक चीज़ का ख़्याल रखना है वो ये कि ये जो मैटलैब सॉफ्टवेयर है ना, ये आप सबके पास होना चाहिए। हमें नहीं पता कि कोविड की वजह से यूनिवर्सिटी कब तक बंद रहेगी। कुछ
खबर ये है कि एक फर्स्ट फेब से खुल रही है, कुछ कह रहे हैं कि अप्रैल के बाद खुलेगी, अप्रैल में खुलेगी, तो पहले ही है ना ये इंतज़ामात वगैरह करके रख लो कि मैटलैब कहाँ से इंस्टॉल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा, मैं जो मैटलैब इस्तेमाल कर रहा हूँ 2018 इस्तेमाल कर रहा हूँ, पिछली दफ़ा भी बताया था, इस दफ़ा भी बता रहा हूँ। वो इस वजह से कि मैटलैब 2020 बल्कि 2021 आ जाएगा फ़ैब में, क्योंकि जितना नया सॉफ्टवेयर होगा उतनी ज़्यादा वो प्रोसेसिंग स्पीड यूज़ करेगा। सो भाई मैं मैटलैब 2018 ही इस्तेमाल करता हूँ, इसका ए वर्ज़न, बी वर्ज़न नहीं। क्योंकि ये भी काफ़ी मतलब मेमोरी वगैरह रिक्वायर्ड करता है, लेकिन फिर भी नए ज़माने के साथ चलने के लिए मैं 2018 ही इस्तेमाल करता हूँ। मैटलैब पहले पढ़ चुके हो लेकिन फिर दोबारा बता देता हूँ। मैटलैब का मतलब ये है कि मैट्रिक्स लैबोरेटरी। मतलब क्या होता है कि आप इसके अंदर जितनी भी ह्यूज अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं, वो आप इसके साथ कर सकते हैं। इन्हेरेंटली करता क्या है कि जो भी आपका इनपुट होता है, उसको एक एरे की सूरत में सेव करता है और उस एरे की फिर क्या करता है, जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह होती है आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, उसको ये सेव करता है। ये आपके पास मैटलैब की स्क्रीन आ रही है, ये क्या बता रहा है, ये आपकी इंस्टॉल डायरेक्टरी बता रहा है कि इस हैंड के ऊपर जो करंट फ़ोल्डर आप यूज़ कर रहे हो, वो उसकी डायरेक्टरी बता रहा है। ये आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है। कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी कमांड यहाँ पर लिखना चाह रहे हो, वो आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे ही आपने वन्स एंटर प्रेस कर दिया, तो ये क्या करता है, उसके बाद दूसरी कमांड क्या क उसकी पहली कमांड का आउटपुट जो है आपको यहीं पे स्क्रीन पे शो करवा देता है और उसके बाद दूसरी कमांड का ये इनपुट लेता है। यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आप कमांड बाय कमांड इंस्ट्रक्शन को क्या करते हो, रीड करवाते हो और उसके मुताबिक ये आउटपुट जनरेट करवा देता है। और इसके अंदर जितना भी डेटा वगैरह सेव हो रहा होगा, वो वर्कस्पेस में सेव हो रहा होगा। वर्कस्पेस किस चीज़ को शो करता है? जो भी आपकी इनपुट वैल्यूज़ है, उनको अरे के अंदर ये सेव करता है और यहाँ पे ये शो करवा देता है। इसके 3 मोड्स हैं हमारे पास। एक रहता है कमांड विंडो, दूसरा आता है स्क्रिप्ट और तीसरा आता है सिमुलिंक। सो बहुत से लोग कमांड विंडो का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, जैसे मैं अगर एक नई स्क्रिप्ट यहाँ पर ऑन करता हूँ, दैट इज़ माय एम स्क्रिप्ट। इसमें क्या करते हैं, पूरा का पूरा आप कोड रन करते हो सॉरी पूरा का पूरा कोड राइट करते हो। राइट करने के बाद जैसे ही रन करते हो, तो ये क्या करता है, पूरे कोड को एंटायरली क्या करता है, रन करता है और उसके मुताबिक आउटपुट जनरेट करवाता है। व्हेयरएज़ द कमांड विंडो क्या करता है, वो एक लाइन बाय लाइन उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। तीसरा जो इसके अंदर प्लेटफ़ॉर्म आ जाता है, दैट इज़ योर सिमुलिंक। और सिमुलिंक के अंदर आप लोग पहले ही बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें वगैरह देख चुके हो। उस वक़्त जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, दैट वाज़ पावर सिमस्केप का जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉड्यूल है, वो इस्तेमाल कर रहे थे। अब जो हम इस्तेमाल करेंगे, इसका अपना जो होता है सिमुलिंक का, वो इस्तेमाल करेंगे। तो सिमुलिंक के लिए हमने क्या किया, होम होम में सिमुलिंक इसको भी ऑन कर लिया, ताकि जो पहली लैब है वो तीनों चीज़ों के ऊपर हो जाए। सो अब मैं करता क्या हूँ भाई, बिफोर एनी स्टार्टिंग एनीथिंग, सो कुछ चीज़ें होती हैं कि इसकी बिस्मिल्लाह कह लो या इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट कमांड्स कह लो, वो हमें रन करना ज़रूरी है। जब भी कोई हम नया कोड रन करना चाहते हो, तो सबसे पहले भाई क्या करो, उसकी मेमोरी को, उसकी स्क्रीन वगैरह को सबको साफ मतलब क्लियर वगैरह कर दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सिमुलिंक इनिशियलाइज़ हो जाए, तो देन उसके बाद हम लोग अपना जो ट्यूटोरियल है सॉरी ट्यूटोरियल कह लो, लैब कह लो, ये स्टार्ट करते हैं। अब तक मुझे बता सकते हो कितने लोग आ चुके हैं? सारे 12। पुराना है, सारे पुराने ही लोग हैं, नया कोई नहीं भी सर, नहीं है। पुराने नहीं है। सर मिड लैब मिस फाइव पहली बार कर रहे हैं हम नए हैं मेडले सर। पहली दफा पढ़ रहे हैं। ज़ुहैब अहमद भाई कौन से डिपार्टमेंट के हो? एवियोनिक्स के सर। अबे याद आ गया, तुम मिस फाइका वाले ग्रुप के हो। जी मिस फाइव का जी जी वाले। सर जी। अच्छा जी, और ये हंज़ला जेफ्स कौन है भई ये? जी सर, मैं ये भी भी एविनिक्स मिसफायर वाला का ही हूँ। वाला तुम भी जी मिस फाइका वाले? अच्छा, वो जो 6 स्टूडेंट, जो 6 शहजादे थे जो वहाँ पे जाके इन्होंने लैब की थी, वो कौन-कौन है? उज़ैर साबिर है, वसी रिज़वी है, हंज़ला जेफ, मुझे तुम भी लग रहे हो। जी सर। सर सर मैं भी हम तो था। पहले से ही थे मास ना खान वहाँ। भी है। मास तो मुझे अपना ही लग रहा है, ये मैंने इलेक्ट्रिकल इसको पढ़ाया था। नहीं सर। वो दूसरा मास है। सर मैं शिफ्ट हो गया था उधर इस फाइका वाली आईडी पे। तो भाई जो वहाँ पे गया उसने बहुत कुछ खोया खोया इस वजह से कि हम लोगों ने मैटलैब वगैरह यहाँ पर सही तरीके से किए थे। जो इनकी बेसिक्स दूसरे लोगों की बेसिक्स है, वो कंपैरेटिवली तुम्हारे मुकाबले में स्ट्रांग होगी। सो देखो भाई, सिमुलिंग स्टार्ट हो चुका है और ये बैक एंड पे चल रहा है। अच्छा, पहली लैब मैनुअल आप सब लोगों के पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पूरा जमघट्टा जो है इसका एलसीएस लैब का आपके पास अपलोड किया है, मतलब सेंड किया है। उसको देख लो, 13 की 13 लैब्स हैं उसके अंदर।
मैं 1 मिनट बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों को तेरा की तरह लैब्स भी दिखा दूँ कि हो क्या रहा है। सो एलसीएस मेरा ये फ़ोल्डर नज़र आ रहा है तुम लोगों को नाइट्रो प्रो ऑन होता हुआ? नहीं नहीं सर, सर। नहीं आ रहा। 1 मिनट, 1 मिनट। मैं ये वाला नाइट्रो प्रो शेयर हाँ, अब नाइट्रो प्रो नज़र आ रहा होगा। ओके। हाँ भाई, स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर। चलो जी। सो ये आपका पूरा का पूरा मैनुअल है जिसके अंदर सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। इसके 7 सीएलओज़ हैं। सीएलओज़ की कहानी आप लोगों को पता है कि सीएलओज़ में अगर एक सीएलओ में भी बंदा फेल हुआ तो समझो उसने पूरा सब्जेक्ट उसको पूरा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सो ये कुछ उसकी सीएलओ, पीएलओज़ की मैपिंग है जिसके अंदर आप लोग यहाँ पे जो टूल यूटिलाइज़ेशन है यहाँ पर बेसिकली वो मैटलैब सिमुलिंक प्लेटफ़ॉर्म है। दूसरा ये है कि और भी हमारे पास एक्सटर्नल टूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ ट्रेनर्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो गया, सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स हो गया, कुछ मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, बॉल एंड बीम है, इन्वर्टेड पेंडुलम है, मैग्नेटिक लेविटेशन है और प्रोसेस कंट्रोल ट्रेनर है। सो ये सारे के सारे ट्रेनर्स वहाँ लैब में मतलब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और इन सब के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लैब्स परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ से काफ़ी सारा कुछ इसका आइडिया हो जाता है। लैब मैनुअल्स 30 मार्क्स के, लैब एग्ज़ाम 30 मार्क्स के और लैब प्रोजेक्ट 40 मार्क्स के। ये सब चीज़ें हम लोगों को पता है, ठीक है? तो ये तो वही पॉलिसी है जो कि ईए में भी रही थी। इसके अलावा जो बुक हम लोग ज़्यादातर पढ़ेंगे वो नॉर्मन नाइस पढ़ेंगे और मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे। तो नॉर्मन नाइस और मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम्स की जो गाटा की जो बुक है ये जो दोनों बुक्स हैं, ये मैंने पिछली दफ़ा तो बहुत डीपली मतलब इसमें चीज़ें करवाई थी। लेकिन अब जो है वो चीज़ें मैंने एक जगह करके रख ली हैं, तो बाज़ औक़ात मैं आपको शायद कुछ समझने के लिए ये नॉर्मन नाइस या ओगाटा दे सकता हूँ। दोनों की अपनी-अपनी ख़ासियत है, ख़ुसूसियत है, तो भाई ये दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। दूसरा ये कि 13 लैब्स है, 13 लैब्स के ये कुछ हमारे पास इसकी नाम वग़ैरह हैं कि पहली जो लैब है वो इंट्रोडक्शन टू मैटलैब है, मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम्स है, फिर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, फिर सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। तो पहली जो ये 2 लैब्स हैं, ये टोटली जो होती हैं वो मैटलैब प्लेटफ़ॉर्म पे होती हैं, यानी कि ये भी मैटलैब पर है और नीचे वाली भी मैटलैब पर है। तीसरी लैब से लेके आखिरी लैब तक आपको क्या करना होता है, ट्रेनर बेस्ड ये लैब्स होती हैं। इसका मुतबादिल है तो सही हमारे पास, लेकिन ये है कि फिर भी अगर ये ऑन कैंपस हो जाए तो बहुत बेहतर है। सो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, ये सब अभी आप उसमें भी देखोगे। अब तक थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम्स आपने देख लिए होंगे। क्या हो गया? मैं ही बोलता रहा हूँ, तुम लोग नहीं बोलोगे क्या? देखा या जी नहीं सर, देखा पढ़ अभी तक? लिया। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल दोनों पढ़ लिया? इलेक्ट्रिकल पढ़ा है। इलेक्ट्रिकल पढ़ा है। सो ये भी पता लग गया होगा कि ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है? हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली लैब है, पहली लैब के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंट्रोडक्शन टू मैटलैब है। यार एक बात बताओ, तुम लोग की आईडी में ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले लोग भी मौजूद हैं और वो सॉरी मैकेट्रॉनिक्स वाले। कोई है मौजूद इस वक़्त अभी इलेक्ट्रिकल और मैकेट्रॉनिक्स का? नो सर, कोई भी नहीं है। फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैटलैब मुझे ये बताना स्क्रीन नज़र आ रही है? नो सर। अब आ रही होगी नज़र। जी सर। ठीक है। सो भाई मैं अभी कमांड विंडो के ऊपर चीज़ें वगैरह राइट करना चाह रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द मैटलैब, मैटलैब के अंदर कुछ हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटिंग श्लॉटिंग करते हैं। तो प्लॉटिंग किस चीज़ की होती है? यार 1 मिनट में आया।
हाँ भाई, मैं कुछ चीजें कर रहा था कि मैटलैब के अंदर जो आप अगर मैनुअल खोलोगे तो इसके अंदर कुछ एरे डिक्लेरेशन के बारे में बोलता है कि एरे क्या चीज है, एरे किस तरीके से बनाते हैं। सो एरे को तो भूल जाओ कि एरे किस तरीके से बनाते हैं, वो अभी थोड़ी देर के अंदर मैं आपको बता भी देता हूँ। उससे पहले प्लॉटिंग के इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्लॉटिंग किस चीज की करते हैं और प्लॉटिंग आप मैटलैब में कैसे करेंगे। प्लॉटिंग किस चीज की होती है भाई? डेटा की भाई यार देखो, अगर तुम लोगों को ये बोरिंग लग रहा है तो बता दो भाई। तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि फौरन के फौरन रिस्पॉन्स चाहिए होता है। अगर तुम लोग सर रिस्पॉन्स पहली देने में बार बहुत मैटलैब देख रहे हैं इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। यार चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैटलैब देख तो लिया ना। सिग्नल की प्लॉटिंग करते हैं जी हम लोग मैटलैब के अंदर। क्या करते हैं? सिग्नल की प्लॉटिंग करते हैं। तो भाई अब पहले उससे पहले जब भी कोई भी चीज कर रहे हो तो सबसे पहले तीन चीजें करनी है लाजमी। जैसे ही कमांड विंडो खुली, पहले करना है सीएलसी, फिर उसके बाद क्लियर ऑल, फिर उसके बाद ये कॉलन लगा है क्लोज ऑल। अब ये करता क्या है? सीएलसी का मतलब है क्लियर द स्क्रीन, क्लियर ऑल का मतलब ये होता है कि जो भी आपने वर्कस्पेस के अंदर जितनी भी सारी चीजें, उन सबको क्या कर दी? क्लियर कर दी। क्लोज ऑल का मतलब ये है कि अगर कोई आपने प्रीवियसली काम किया है और उसकी वजह से कोई ना कोई एक विंडो खुली हुई है तो ये उन सारी विंडोज को क्या करता है? क्लोज कर देता है। तो ये सिंटैक्स होते हैं कुछ इसके। दूसरा ये है कि ये मैंने दो कॉलम्स लगाए, सेमी कॉलम्स। ये सेमी कॉलन का मतलब क्या है? दैट्स कॉल्ड कमांड टर्मिनेटर। वो करती क्या है कि ये एक सीएलसी एक कमांड है, ये एक कमांड है और ये एक कमांड है। आपने एक लाइन के अंदर ये तीनों कमांड वक्त वक्त लिख दी तो ये क्या होगा? तीनों की तीनों एक साथ एग्जीक्यूट होंगी। ये सारी की सारी एग्जीक्यूट हो गई। सही? यहां तक कोई मसला? अब एक सिग्नल है, मुझे उसको क्या करना है? प्लॉट करना है। और उस सिग्नल का जो नाम है, लेट सपोज उसका नाम है सर साइन टी। एक्सक्यूज मी, हाँ, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या किया? मैंने एंटर दबाया। अच्छा सर सही है। सही है। कमांड जी विंडो के अंदर आपने क्या करना होता है? एंटर दबाना होता है। जबकि यहाँ पर जब इसके ऊपर काम कर रहे होंगे ना, इस स्क्रिप्ट के ऊपर, तो इसको फिर रन करना होता है। जैसे हम लोग सी प्लस प्लस में रन नहीं करते थे, तो ये जो एडिटर है ना, ये जिसको मैं स्क्रिप्ट कह रहा हूँ, ये वाली ऊपर वाली जो चीज है, ये बिल्कुल ऐसे ही सी प्लस प्लस की तरह। और ये जो नीचे कमांड विंडो, ये क्या करती है? हर लाइन को एक साथ ही एग्जीक्यूट करती है। सो भाई सर ये चलो, कमांड विंडो और ये दूसरी वाली कैसे खुलेंगी, ये देखो भाई विंडो? देखो कमांड विंडो जैसे ही मैटलैब ऑन करोगे ना, तो कमांड विंडो तो ऑन हो जाती है। सही कमांड है। विंडो क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। कैसे? देखो, जैसे ही मैटलैब ऑन करोगे ना तो ये आपके पास आ रही होगी। तो ये तो क्या है? बिल्टन है। सही है। स्क्रिप्ट को ऑन करना है तो ये देख रहे हो प्लस वाली स्क्रिप्ट जो आ रही है, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर आएगी ये इसके, तो ये आ चुकी। सही? सही। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो अब सिर्फ ठीक सिंपल है। कमांड विंडो के ऊपर जी ही सर। चलते हैं। सो कमांड विंडो के ऊपर आ गए। अब हम लोगों ने क्या करना है? एक सिग्नल को क्या करना है? प्लॉट करना है। तो सिग्नल किस तरीके का होगा? हमारे पास जो सिग्नल है वो टाइम डोमेन के अंदर है। क्या है? टाइम डोमेन के अंदर है। जब अगर टाइम डोमेन के अंदर है तो आपने क्या करना होगा? टाइम भी बताना होगा। क्या बताना होगा? टाइम भी बताना होगा कि भाई टाइम की हद क्या है, क्योंकि एक दफा इसमें टाइम को अगर आपने डिफाइन नहीं किया ना, तो इस सिग्नल को क्या करेगा? प्लॉट नहीं कर पाएगा। तो टाइम को डिफाइन करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टी। उसको बराबर कर लिया हमने कि भाई वो 10 सेकंड का है। तो एक्स दबाया और एक से लेके मैंने क्या किया? 10 सेकंड लगा दिया। तो वो क्या करेगा? सिग्नल को 1 से लेके 10 सेकंड्स के लिए क्या करेगा? प्लॉट करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये 2 डॉट दिख रहे हैं, जिसको हम लोग रेशियो मार्क भी कहते हैं। इसके बीच में मैंने कोई चीज़ लिखनी होगी, ठीक है? वो नंबर क्या होगा? अब जैसे कि आपको पता है 10 से 1 से लेके 10 में जो नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं या नंबर ऑफ स्पेसिंग होती है, वो इनफाइनाइट होती है। तो ये आपने भी डिफाइन करना होगा कि 1 से लेके 2 सेकंड के दरमियान में और 10 सेकंड के दरमियान में आप टोटल कितने सैंपल्स ले रहे हो। सॉरी। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर ये 1 रेशियो मार्क 1 रेशियो मार्क 10, अगर ये मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 10 सेकंड तक आपकी टाइम एक्सेस डिफाइन हो गई। और
ये क्या करेगा, एक-एक नंबर की स्पेसिंग करेगा, यानी कि पहला होगा 1, फिर उसके बाद होगा 2, फिर उसके बाद होगा 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड आखिर में आके 10 हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, 10 को डिफाइन कर दिया और आपने ये कॉलन लगा दिए। तो ये कॉलन लगाने की वजह से हुआ क्या, अगर ये मैं कॉलन नहीं लगाता ना, तो होता क्या कि ये t की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन कर देता है। तो मैं फिर दोबारा अगर इस t ये वाली कमांड को जो मैंने ऊपर लिखी है, यहाँ देख रहे हो t इस कोने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9, 10 ये यहाँ पे शो भी हो गया ये। किस फॉर्म में, ये कह रहे की फॉर्म में। देख रहे हो ना भाई? जी 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 देख सर, रहा Yes, आ रहा है sir. नजर। अब उसके बाद अगर मैं यही कमांड को t लिखता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 1 की जगह 0.1 करता हूँ। क्या करता हूँ 0.1 और आखिर में जो ये कमांड टर्मिनेटर है इसको मैं ऑन नहीं करता और जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा ये क्या करेगा, सारी वैल्यूज यहीं पे प्रिंट कर देगा। ये देख रहे हो, ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई और तकरीबन यहाँ देखो अगर तो ये तकरीबन 91 वैल्यूज बन रही हैं। कितनी बन रही है? 91 वैल्यूज बन रही है। और अगर मैं फिर दोबारा यही कमांड लिखता हूँ और आगे इसके क्या करता हूँ, ये कमांड टर्मिनेटर लगाता हूँ, तो अब ये सारा का सारा डेटा नहीं आया। सही, लेकिन सेव जरूर हुआ है ये। सो भाई आपने टी तो डिफाइन कर दिया। अब टी डिफाइन करने के बाद आपने सिग्नल को क्या करना है, एक सिग्नल बनाना है। तो सिग्नल किस नेचर का होगा, वो भी नेचर डिफाइन करने है कि भाई साइन है या कॉस है। लेट सपोज मैं यहाँ पे प्लॉट करना चाह रहा हूँ। कि आप ऊपर कॉलम्स लेकर आए। क्या कह रहे हैं? सर ये जो इससे पहले किसी सर के इससे घर में पहले जो बात हुई थी ये वाली जरा दोबारा बता दें। कौन सी वाली, मतलब ये कॉलन सर वाली? इसके ऊपर जो वन सर रेशो की जो ऊपर आपने काम किया है। ये वाली के ऊपर? जी सर। भाई ये जो सिग्नल है ना, अब मैं इसको अगर ये समझ में आता है, ये डॉट और इसके नीचे ये जो कॉमा आ रहा है, दैट ये मतलब की जबान में इसे कहते हैं कमांड टर्मिनेटर। क्या कहते हैं? कमांड टर्मिनेटर। अगर किसी कमांड के आगे कमांड टर्मिनेटर नहीं लगाओगे तो होगा क्या कि जो भी इस कमांड का आउटपुट होगा वो आपके कमांड विंडो के अंदर ये रिजल्ट शो कर देगा। अगर नहीं लगाओगे तो, अगर लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैं फिर दोबारा ये सीएलसी करता हूँ, यहाँ पर क्लियर स्क्रीन हो गई। यहाँ पे अगर मैं देखो ये वाला अगर लगाता हूँ तो कमांड को रन तो कर दिया इसने, लेकिन उसका आउटपुट शो नहीं किया। लेकिन अगर ये मैं हटा देता हूँ, हटाने के बाद नहीं लगाता ये कमांड टर्मिनेटर और एंटर दबाता हूँ, तो उसने क्या किया, उसका सारा का सारा रिजल्ट शो कर दिया। सही, यहां तक क्लियर? ठीक है सर। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हो मैं ऊपर नीचे के जब एरो दबा रहा हूँ ना, तो ये क्या कर रहा है, जो आपने प्रीवियसली जितनी भी आपने लाइंस वगैरह लिखी है ना, ये उन सबको क्या कर रहा है, अपने पास सेव करके रख रहा है। ये ऊपर के एरो और से दबाने से आती हैं, ठीक है। अब वापसी आते हैं। टी मैंने डिफाइन कर दिया और एक मैंने वेरिएबल निकाला, वो है वेरिएबल y। वो सर ये बराबर 0.1 क्यों लिखा है आपने बीच में? 1 लिखेंगे ना। अगर मैं 1 लिखूंगा तो क्या लेगा, यानी 1 कि से लेके 10 तक लेगा। नहीं, ये एक-एक नंबर की स्पेसिंग देगा। हाँ 1 वही। से जब ये 1 से स्टार्ट होगा और इतने नंबर की स्पेसिंग देगा। अब यहाँ पे पॉइंट 1 से क्या होगा कि ये होगा। अब ये दोनों करके देख लेना। अभी मैं तुम लोगों को थोड़ा-सा मतलब तेज़ लेके चलूँगा। 0.1 करने के ऊपर 0.1 करने के ऊपर क्या रिजल्ट आता है और अ, 1 करने के ऊपर क्या रिजल्ट आता है। सो भाई y किसके बराबर है हमारे पास? y बराबर ले लेते हैं कि भाई ये बराबर है साइन स्पेस सॉरी ये और यहाँ पे लिख दिया आपने t और इसके आगे आपने लगाया कमांड टर्मिनेटर। तो अब क्या आ गया कि y एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें आपने क्या ले लिया, t का साइन ले लिया। सर वो आपके ने साइन के साथ टी लगाया हुआ है, वो हटा दें बस। अरे हाँ, अब सही है। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे अगर कोई गलती वगैरह होती है वो खुद भी बता देता है। तो y के अंदर एक वैल्यू सेव हो गई। अब मुझे y को प्लॉट करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा प्लॉट। हमेशा जब प्लॉट करते हैं तो x वर्सेस y करते हैं ग्राफ के अंदर। तो हमारे पास x क्या है, इंडिपेंडेंट एक्सिस क्या है, t है। तो यहाँ पे ब्रैकेट बनाया और उसके अंदर लिख दिया t और कॉमा किया और वर्टिकल एक्सिस क्या है y, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, y लिख दिया। जैसे ही आपने ये करने के बाद एंटर किया तो ये क्या किया,
इसने एक साइन वेव प्लॉट कर दी। ये देख रहे हो यहाँ पर? यस जी सर। सर। सर अगर ये आप भाई कोई एक बंदा था उसने बोला सर मैं 1 प्लॉट करूंगा, तो भाई मैं गया टी के अंदर मैंने ये लिखा और यहाँ फिर दोबारा इसको प्लॉट कर दिया। अब टी की वैल्यू ये सेव हो गई, सही? और उसके बाद मैंने साइन टी डिफाइन किया। अब वो अब ये क्या कर रहा है, वापसी सारी की सारी वैल्यूज वहीं पे सेव कर रहा है, मतलब रीराइट कर रहा है ये। और उसके बाद मैंने प्लॉट कर दिया टी वर्सेस वाई। तो यहाँ पर जो ग्राफ था अब वो चेंज हो गया। अब देख रहे हो ये अजीब सा ग्राफ आ रहा है। सो जितने आप क्या करोगे, जितने बड़े-बड़े स्टेप्स लोगे ना तब आपका क्या होगा, ग्राफ खराब होता जाएगा। अब देखो ग्राफ खराब हो गया पहले के मुकाबले में। यही वजह है कि हम लोग क्या करते हैं, ये समझो ये जो स्टेप साइज़ जो होता है ना, हम इसको कम से कम रखते हैं ताकि हमारे पास जो ग्राफ हो वो स्मूदर से स्मूदर होता जाए। सही है सर। सो भाई प्लॉटिंग समझ में आ गई? प्लॉटिंग किस तरीके का नाम है? जी जी सर। सर। अब यस चलो सर। अब यहाँ पर अब मैं एक चीज़ और सर करता हूँ। अब सर ये प्लॉट वाले कमांड के आगे सेमीकोलन क्यों नहीं लगाया? आप लगा दो नहीं लगाओ बात एक ही है। चलो सही है मैं एक चीज़ करता हूँ, मैंने प्लॉट के बाद ये सेमीकोलन लगा दिया, अब मैं एंटर करता हूँ, तो क्या कोई ग्राफ आ रहा है मेरे पास? सॉरी ये भी बंद कर देता हूँ, अब फिर दोबारा प्लॉट करता हूँ यहाँ पर। क्योंकि ये प्लॉट क्या करता है, जो भी आपके पास वेरिएबल होगा उसको एक नई फिगर के अंदर प्लॉट कर देगा। तो आप यहाँ टर्मिनेटर लगाओ या ना लगाओ, काम चल जाएगा। सो ये है भाई चक्कर। चलो भाई अब एक करते हैं कि मैंने एक प्लॉट के ऊपर, अब यहाँ देख रहे हो? सर मैनुअल में ये कोड लिखे हुए हैं क्या? नहीं, ये याद करने पड़ेंगे? अबे तो इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है? मतलब सर अभी तो हमें नया नया है ना, तो कुछ अंदाजा नहीं है किस तरह से लिखना है। अब भाई सब अंदाजा हो जाता है। ये सारे जब लैब करने बैठोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा जब ये वीडियो वगैरह देखोगे। अभी तुम्हारे जाने के बाद मैं इसको फिर दोबारा क्या करूँगा, ऑन करूँगा रिकॉर्डिंग। हाँ, मतलब ये है कि मैं जब इसका लिंक प्लॉट करूँगा ना, वो लिंक कह रहा हूँ, जब ये वीडियो अपलोड करूँगा तो वहाँ से फिर दोबारा कर लेना ये। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, भाई अब हाथ के हाथ लैब जमा होंगी ऑनलाइन ही। तो मैं ऑनलाइन 1 हफ्ते का टाइम होगा, जब अगली क्लास में आओगे तो आपकी जो प्रेज़ेंट होगी, अटेंडेंस होगी ना, वो लैब सबमिशन के ऊपर होगी कि किसने लैब सबमिट करवाई है कि नहीं करवाई। ठीक है? ये बात क्लियर है? Yes, sir. जी सर। यस सर। सही है? धुंधली यानी कि धुंधली जिसने लैब सबमिट की होगी उसकी अटेंडेंस मार्क होगी। और अभी इस दफ़ा हम लोग अटेंडेंस के पेश नज़र अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि तरक्की हो चुकी है, एलएमएस बिल्कुल अपडेट हो चुका है और अब जो भी अटेंडेंस वगैरह होगी वो एलएमएस के ज़रिए से होगी। वन्स एलएमएस के ऊपर आप प्रेज़ेंट हो गए तो प्रेज़ेंट, अगर एब्सेंट हो गए तो वो तो फिर कोई भी नहीं हटा सकता। सो आज की जो अटेंडेंस है वो डिपेंड कर रही होगी अगले उसके ऊपर, अगले जो मतलब ये जब लैब सबमिट करवाओगे तब उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी। तो ये हम तब मार्क करेंगे जब आपकी लैब सबमिट हो चुकी होगी। ठीक है भाई? अब आप एक नई चीज़ करते हैं यहाँ पर, मुझे 2 सिग्नल को प्लॉट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, भाई ये एक टी एक्सिस जो है ना, ये जो टी मैंने डिफाइन किया है, ओहो! सीएलसी, अच्छा क्लियर ऑल करके देखता हूँ मैं यहाँ पर। क्लियर ऑल करूँगा तो यहाँ देखना ये टी और वाई है ना, ये वाला टी और वाई, ये दोनों खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया? अब उसके बाद यहाँ गौर से देखो, मैंने एक नई विंडो बल्कि नहीं, वो मैंने पहले ही बंद कर दी है। क्लोज ऑल किया तो जितनी भी विंडो होगी वो सारी खत्म कर देगा, और सीएलसी किया तो सब कुछ खत्म हो गया। अब उसके बाद मैंने एक टी एक्सिस डिफाइन किया, ठीक है? अब यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा मैंने, x1 वेरिएबल है जो कि बराबर है 2 मल्टीप्लाई साइन टी के, सही है? और इसके आगे मैंने ये कमांड टर्मिनेटर लगा दिया। इसी तरीके से x2 बराबर है इक्वल टू 2 कॉस
एक मिनट, ये मल्टीप्लाई लगाना जरूरी है क्योंकि 2 एम्पलीट्यूड है, मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस टी के साथ। सो यहाँ पे मैंने कॉस टी भी लिख दिया। ठीक है, अब ये दो अलग अलग सिग्नल है, मुझे क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो एक ही ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए एक और कमांड होती है सब प्लॉट। क्या कहते हैं उसे? SUBPLOT, सब प्लॉट। सब प्लॉट के अंदर आप क्या करते हैं, पहले तो डिफाइन करते हैं कि सब प्लॉट के अंदर आपने प्लॉटिंग किस तरीके से करनी है, कितनी रॉज में करनी है, कितनी कॉलम्स करनी है। तो सिंस मैंने क्या करनी है प्लॉटिंग, एक सिग्नल ऐसे आए और एक सिग्नल ऐसे आए, यानी कि दो सिग्नल ऊपर नीचे आए, तो इसका अब जब मैं रॉज और कॉलम्स करूंगा तो कितनी होगी, तो 2 रॉज 1 कॉलम, और पहली जो एंटिटी है वहां पर मैंने क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। सो भाई सब प्लॉट आपने कमांड लिख दी, उसके बाद आपने क्या किया, ये देख रहे हो सब प्लॉट आ गया, यहां पर ये सब प्लॉट आ चुका है। ठीक है, सर ये रॉस कॉलम वाला समझ नहीं आया। अब देखो भाई, ये गौर से देखो, ये विंडो आपके सामने आ गई है, ये विंडो आपके सामने आ चुकी है सब प्लॉट की। इसमें इसने किया क्या, एक प्लॉट यहां बनाएगा और एक प्लॉट यहां बनाएगा। सही है, अब इस पूरी फिगर के अंदर देखो कितनी रॉज हैं, 2 रॉज है ना, एक रॉ ये रही, एक ये रॉ ये रही, और पहला कॉलम है, तो आपने पहला कॉलम यहां लिख दिया। सही है, ये सही आपने क्या कर दिया, डायमेंशन डिफाइन कर दी किसकी, इस प्लॉट की। और 1 किस चीज को डिफाइन कर रहा है, यानी कि ये वाला 1, कि उसमें जो पहली एंटिटी है, यानी कि पहली जो डेटा है, ये वहां पे प्लॉट करेगा किसको, मैं अब इस x1 और t को प्लॉट करूंगा, यानी कि PLOT किसको प्लॉट करूंगा, यहां पे लिखा ब्रैकेट t वर्सेस x1, और ये किया, और यहाँ पे मैंने कमांड टर्मिनेटर लगाया, प्लॉट कर दिया। अब यहाँ गौर से देखो, पीछे वाली स्क्रीन के ऊपर ये आ चुका है सिग्नल मेरे पास। ठीक है, सर इसके उसके कॉलम्स बाद और रोल्स चेंज हो गए। क्या कह रहे हो? सर जो हमने मेंशन इसको किया था रोज और कॉलम्स का, हाँ, वो चेंज हो गया ना सर, ये हमने वैल्यू डालने के या बाद। अब एक मिनट थोड़ी देर रुको, मैं तुम लोगों को अभी फिर दोबारा दिखाता हूँ। इसी तरीके से मैंने क्या किया, सब प्लॉट की कमांड लिख के, अब उसमें दूसरे नंबर की जो एंटिटी है ना, वहां पे मैं प्लॉट करूंगा किसको, x2 को प्लॉट करूंगा। और जैसे ही मैंने क्या किया, हाँ एंटर किया, तो अब यहाँ गौर से देखो, पीछे वाली स्क्रीन के ऊपर आपके पास ये 2 प्लॉट्स आ चुके हैं। आप समझ में आया सब प्लॉटिंग करके आ रहा है? यस सर। सर जैसे हम लोग पिछली बार सिमुलिंक में जैसे वो दो अगर हमें स्कोप एक साथ यूज करने थे तो हम इस तरह करते थे, तो हमारे पास एक स्क्रीन पे 2 आ जाते थे, उसी तरह है ना ये? हाँ, ये उसी तरह है बिल्कुल, कि एक स्क्रीन के ऊपर आपने 2 ग्राफ शो कर दिए। वहां पर फिर आप लोग मक्स वगैरह यूज करते तो इस वजह से आता था, यहाँ पर आप कमांड लाइन की वजह से, एक सिंपल एक लाइन की वजह से आप क्या कर रहे हो, इसको प्लॉट कर रहे हो। सही है, यस सर। तो भाई अभी किसी के पास अगर वो है, मतलब आप वो क्या कहते हैं, आप लोगों ने फाइल वगैरह ऑन की हुई है, तो उसमें जो लैब टास्क है, इस लैब टास्क को पढ़ के बताना कोई। मोबाइल में ही ऑन कर लो उसको, या किसी जगह पर ऑन कर लो, अपने पास ही ऑन कर लो। यार मैं ही ऑन करूँ उसको, चलो तुम लोग तो नहीं कर रहे। भाई ये मैनुअल है, इस मैनुअल के अंदर काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अभी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसके जरिए से आपके पास टास्क 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपने ये सारी कमांड क्या करनी है, प्लॉट करनी है। प्लॉट करने के बाद क्या कह रहा है कि ये सारे सिग्नल मस्ट बी शोन इन सब प्लॉट का, ठीक है, सिंगल विंडो। तो सब प्लॉट कमांड इस्तेमाल करते हुए इन तीनों सिग्नल को एक पेज पे यूज करना है। तो आधा तरीकेकार मैंने बता दिया है, अब आप इनको खुद ट्राई करना, तो आपका ये लैब टास्क जो है वो 1 भी हो जाएगा, टास्क 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं टास्क नंबर 2 के, टास्क नंबर 2 किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई आपने स्क्वायर ऑफ एक मैट्रिक्स है उसको डिफाइन करना है, उसका स्क्वायर लेना है, इनवर्स लेना है और डिटर्मिनेंट लेना है, और उसका क्या करना है, मैटलैब पे रिस्पॉन्स शो करना है। तो भाई अब मुझे एक एरे, मतलब एक एरे है वो डिफाइन करनी है मैटलैब के अंदर, तो अब मैं उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये चीज समझ में आ गई, ये मैंने किस तरीके से किया है।
अब आप चाहो सर तो सर 3 ग्राफ बनाएंगे तो 3 कॉलम होंगे ना? बेटा 4 कॉलम एक ही होगा, 3 रो 4 रो होंगी। सर 2 रो 2 कॉलम भी तो कर सकते हैं। करो जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें खुला खुला हाथ दिया है। लेकिन सर पे एंटिटी में क्या होगा अगर हम 2 रो 2 कॉलम बनाएंगे तो? ये पंगा आपने लिया है तो मतलब फाइन भी आप भी करोगे। अच्छा अबे 1 2 3 4 करके ही होगा, टेंशन मत लो, इसी तरीके से होगा, हो जाएगा। चलो सही है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, अब देखो भाई यहाँ पर मैं गौर से देखना, मैं इसको करता हूँ और इस वाली विंडो को मैं यहाँ करता हूँ यहाँ पर। ठीक है भाई, अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लियर ऑल। क्लियर ऑल करूंगा तो ये जितनी भी टी x1 x2 की वैल्यू है सारी गायब गायब। उसके बाद क्या करूंगा, क्लोज ऑल करूंगा, क्लोज ऑल। तो अब देखना ये वाली जो फिगर होती है ये गायब हो जाएगी, ये गायब। उसके बाद जब सीएलसी करूंगा तो सारी कमांड विंडो भी क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब नाउ मुझे क्या करना है, एक एरे है, एरे क्या है, मैट्रिक्स है, सॉरी एरे कह रहा हूँ, मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मुझे ये एक मैट्रिक्स है, तो ये इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास वैल्यूज लिखी हैं, तो मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो भाई डिफाइन किस तरीके से कर सकता हूँ, लेट सपोज मैंने एक कैपिटल ए लिखा इक्वल टू, और मैंने उसको क्या करना है कि भाई एक मैट्रिक्स है, उसका नाम है क्या, 1, ए सॉरी ए। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एंटिटीज हैं वो कुछ इस तरीके से है कि भाई इसके अंदर जब भी आप मैट्रिक्स लिखते हो ना, वो रॉ वाला डेटा पहले लिखते हो, यानी कि पहले जो दो वर्ड लिखोगे ना, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 स्पेस 2, तो इसका मतलब है पहली रॉ में अंदर, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक लिखता हूँ कॉलन। तो इस कॉलन का मतलब ये 1 और 2 ये पहली रॉ का डेटा है। इसी तरीके से कॉलन के बाद जो आएगा वो क्या है, दूसरी रॉ का डेटा है, और इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्लोज कर दिया। तो यहां देख सकते हो पहली रॉ का डेटा ये आ गया, दूसरी रॉ का डेटा ये आ गया, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप आपके पास देख सकते हो पहली रॉ का डेटा, और उसके बाद ये क्या आ गया, तीसरी रॉ का डेटा। इसी तरीके से अगर अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स बना है ये 2 by 2 का है, अगर मैं 3 by 3 का मैट्रिक्स बनाना चाहूं तो वो भी आ जाएगा। तो 3 by 3 का किस तरीके से आएगा कि यहाँ पर मैंने एक लिखा 3, इसी तरीके से सॉरी, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा 5। तो अब देखना ये 3 by 2 का मैट्रिक्स आ गया। और अगर 3 by 3 का करना है तो मैं क्या करूंगा, एक और कॉलम लिखा 2 9 6, एंटर किया, तो अब ये 3 by 3 का मैट्रिक्स बन चुका है। सही, 3 by 3 का मैट्रिक्स समझ में आ गया किस तरीके से बना है। अगर जी मैं सर। यहाँ पर अगर इसी जगह पर ये प्रीवियस जो कमांड है इसके आगे मैं कॉलन लगा दूंगा ना, तो अब ये ए मैट्रिक्स शो नहीं होगा, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखा, वही हुआ। तो भाई सीएलसी किया, और हमने अब क्या किया, जो हम लोगों ने एक बनाया हुआ है, हमने ये जो बनाया हुआ है मैट्रिक्स, ये यहाँ पे ले लिया। अब इस मैट्रिक्स का मैंने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर किस तरीके से ले सकता हूँ मैं एक मैट्रिक्स का, स्क्वायर ऑफ अ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए, और उसका एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा कि बी बराबर है हमारे पास, कैपिटल बी वो बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए, एंटर किया, तो ये आ गया भाई आपके पास ए स्क्वायर का आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर का आंसर आ गया। इसी तरीके से मुझे अगर इसका डिटरमिनेंट लेना है ए का, तो मैं क्या करता हूँ, डीईटी लिखता हूँ, डीईटी, और ये 2 ब्रैकेट और इसके बीच में लिख देता हूँ ए, कैपिटल ए। तो अब ये करेगा क्या, इस ए का, कैपिटल ए का, यानी कि ये वाले मैट्रिक्स का ले लेगा डिटरमिनेंट, एंटर किया, तो ये आ गया आपके पास इसका डिटरमिनेंट। इसी तरीके से अगर मुझे इसका इनवर्स लेना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ आई एन वी, 2 ब्रैकेट, अंदर लिखा कैपिटल ए, और ये क्या कर दिया, एंटर, तो ये इसका क्या आ गया, इनवर्स आ गया। तो भाई यहाँ गौर से देखो, आपके पास ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा, जी सर, हो ए गया। स्क्वायर, ए इनवर्स, ए डिटरमिनेंट। चलो जी, मुबारक हो, आपने 2 टास्क तो कंप्लीट कर लिए, किस तरीके से ये होंगे। ठीक है, अब अगली चीज आ जाती है हमारे पास कि भाई ये ट्रांसफर फंक्शन। अब ये ट्रांसफर फंक्शन है क्या,
Can anybody define me what is transfer function? Ratio of Laplace transform of output upon ratio of Laplace transform of input. वाह साईं, मुझे तो समझ में नहीं आता, मैंने तो लैपलास कभी पढ़ी नहीं है। अगर आप किसी ने लैपलास नहीं पढ़ी तो उसको इस तरीके से समझाओगे? टाइम डोमेन को फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो वो तो सर लैपलास पोल आ द गया ना। जीरोस बता दो तो। आउटपुट जी डिवाइडेड बाय तो इनपुट। यस सर। आउटपुट बताता क्या है ये? पोल और जीरोस। और कोई जो सर कि एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं ट्रांसफर फंक्शन। एग्जैक्टली ये बंदा जिसने बोला है भाई नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हंसला जेफ्स। हांजरा जेफ्स। तो जेफ जी हुआ रहा है ये है कि बेसिकली एक सिस्टम है मेरे पास। चलो यार मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। भाई समझो ये मेरे पास है सिस्टम, ठीक है? इसको मैं क्या कह रहा हूँ? सिस्टम कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई ये है एक सिस्टम है SYSTEF, ठीक है? तो ये सिस्टम है, ये डब्बा है, इस डब्बे के अंदर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। इसका एक इनपुट है, ठीक है? ये इनपुट हो गया, ये इसका आउटपुट है, ठीक है? ये क्या है? इसका आउटपुट है। इनपुट को मैं क्या कहता हूँ? एक्स कहता हूँ। क्या कहता हूँ? एक्स कहता हूँ। सिंस अगर टाइम डोमेन में है तो ये क्या हो गया? टाइम डोमेन में आ गया। और इसी तरीके से एक इसका आउटपुट है, उसको क्या कर रहा हूं मैं? ये क्या है मेरे पास? टाइम वो है YT है, तो ये YT आ गया। सही? ये बात समझ में आ गई? जी सर। आपने एक सिस्टम है, आप नहीं पता आपको सिस्टम क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि भाई सिस्टम को एक इनपुट दे रहा हूं तो एक YT जनरेट कर रहा है। और अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखना चाहूं टाइम डोमेन के अंदर, तो हो ये रहा है कि एक मेरे पास y ऑफ t है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, एक YT लिख देता हूं, YT जो कि बराबर है मेरे पास x ऑफ t के, x t, ठीक है? और ये क्या हो रहा है अभी? कन्वॉल्व हो रहा है। ये जो मैं यहाँ पर स्टार लिख रहा हूँ ना, दैट इज मीन्स ऑफ कन्वोल्यूशन का। तो एक कॉन्वोल्यूशन हो रहा है किसके साथ? सिस्टम के साथ, सिस्टम की प्रॉपर्टी के साथ हो रहा है। और सिस्टम की हम लोग जो सिस्टम की जो वो क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं? h ऑफ t से डिफाइन करते हैं या g ऑफ t से करते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ वो g ऑफ t करूंगा। तो ये लेट सपोज ये क्या है मेरे पास? g ऑफ t है, सही है? तो ये मैंने हटाया और ये अब इसको मैं एडिट कैसे करूं? अच्छा मैं इसको पूरे को रहने देता हूं और यहाँ पर एक नया टेक्स्ट लिखता हूं, ठीक है? ये वाला टेक्स्ट को मत छोड़ना। तो y ऑफ t किसके बराबर है? YT बराबर है x ऑफ t के, कन्वॉल्व हो रहा है किसके साथ? g ऑफ t के साथ। तो ये gt आ गया। अब मुझे क्या करना है? gt मालूम करना है। तो क्या x ऑफ t को मैं यहाँ पे इसके साथ डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? ये कॉन्वोल्यूशन हो रही है और कॉन्वोल्यूशन क्या को नहीं कर सकता। कॉन्वोल्यूशन तो कर नहीं सकता ना मैं। क्यों? क्योंकि वो साइड टाइम डोमेन है। टाइम डोमेन के अंदर जो आउटपुट होता है ना, वो होता है कॉन्वोल्यूशन के, किसके? इनपुट के और सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के। अगर g ऑफ t मालूम करना चाह रहा हूं तो x ऑफ t को अगर मैं यहाँ लेके जा सकता हूँ टाइम डोमेन के अंदर? नहीं। लेकिन हमें पता है कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू थिंग्स इन टाइम डोमेन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। क्या? कि अगर मैं इसी चीज को टाइम डोमेन के अंदर अगर इसको मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाऊं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? YS के। और वो इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं टाइम डोमेन के अंदर कन्वर्ट करूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? x ऑफ s मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसके साथ? g ऑफ s के साथ। सही है? यहां पर ऊपर वाले में ये जो स्टार है दैट शोज कन्वोल्यूशन, यहां पर वो किस में हो गया? मल्टीप्लिकेशन की सूरत में हो गया। अब बताओ g ऑफ s अगर मालूम करना है तो x ऑफ s को मैं वहां ले जाऊंगा तो g ऑफ s पता लग जाएगा मुझे। यस सर। और तो अगली लाइन के अंदर हमने क्या किया? ये g ऑफ s लिखा इक्वल्स टू वो किसके बराबर हो गया? y ऑफ s के डिवाइडेड बाय x ऑफ s के बराबर हो गया। सही?
और इसको वापसी अगर ये अभी मेरे पास y ऑफ x इनटू ये x t उसमें है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वापसी से आप क्या कर लोगे, टाइम डोमेन में आ जाओगे तो आपको g ऑफ t पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए आसान से आसान तरीकेकार ये है कि अगर आपको इनपुट नोन है तो वो आउटपुट को क्या करेगा, जनरेट करेगा। लाजमी सी बात है आउटपुट किसी न किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फॉलो कर रही होगी। अगर आउटपुट को इनपुट के साथ डिवाइड कर दिया जाए इन फ्रीक्वेंसी डोमेन तो आपके पास सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग जाती है। तो दिस इज व्हाट इज योर ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन को ट्रांसफर ही क्यों कहते हैं, क्योंकि लेट सपोज ये मेरे पास क्या कर रहा है कि ये मेरे पास एक सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम। लेट सपोज ये सिस्टम जो है मेरे पास मैकेनिकल सिस्टम है, इसको एक इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया और इसने कुछ एक आउटपुट जनरेट कर दिया। अगर मैं मिसाल लेता हूं सिंपल मोटर की, सिंपल किसकी मिसाल ले रहा हूं, मोटर्स की। तो मोटर्स क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इनपुट लेती है और आउटपुट के ऊपर एक मैकेनिकल आउटपुट जनरेट कर देती है। सो सिस्टम के अंदर अगर गौर से देखें, इनपुट और आउटपुट क्या दोनों की इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है? नहीं। एक जगह इनपुट क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिकल है, होना तो ये चाहिए था, आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल होना चाहिए था, लेकिन अभी आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल नहीं बल्कि क्या हो गया, एक मैकेनिकल हो गया। तो उसने किया क्या, सिस्टम ने कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट की चेंज कर दी। क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। दैट्स व्हाई वी कॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके ये एक फंक्शन है, इसके अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन की जो तंबी है ये भी समझ में आ गई होगी आपको लाजमन। समझ में आया ट्रांसफर फंक्शन को ट्रांसफर फंक्शन क्यों कहते हैं। यस सर। अच्छा जी, एक और चीज यार मैं आप लोगों को बताता चलूं, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। क्यों, क्योंकि भाई ये चौथी दफा मैं पढ़ा रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से। सो आई नो द हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ कोर्स। और मैं इतना पढ़ के पढ़ा के मतलब वो हो गया हूँ, तेज हो गया हूँ कि थोड़ा सा मेरा पेस तेज होगा। तो अगर कहीं पर अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो गई भाई सर आप बहुत तेज जा रहे हैं तो मुझे रोक देना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा जी, तो ये ट्रांसफर फंक्शन की जो तंबी हमें समझ में आ गई कि ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। अब ट्रांसफर फंक्शन को मतलब में प्लॉट किस तरीके से करेंगे, अब हमें वो देखना है। तो उससे पहले किसी का कोई सवाल। नो सर। चले जी, ट्रांसफर फंक्शन को हम लोगों ने देख लिया कि ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। अब हम क्या करते हैं, CLC करते हैं, क्लियर ऑल करते हैं और COLS सी और ऑल करते हैं। तो ये क्लोज ऑल हो गया, ठीक है। सो जनाब मोहतरम, अब हम लोगों को एक ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करना है। लेट सपोज मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ऊपर दिख रहा है ट्रांसफर फंक्शन 2s + 1 अपॉन 3s + 3, हम लोग को इसको प्लॉट करना है। इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो किस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफर फंक्शन के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ सिस के नाम से। क्या कर रहा हूँ, सिस के नाम से एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन को प्लॉट करना है। तो हमें ट्रांसफर फंक्शन की कमांड इस्तेमाल करना जो कि बराबर है TF के। किसके बराबर है, TF के। और उसके बाद ये TF की मैंने कमांड लिख दी। अब इस TF के अंदर आपने क्या करना होगा, एक एरे डिफाइन करनी होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर किसके बराबर है, 2s + 1 के बराबर है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखता हूँ जिसमें आप क्या डिफाइन कर दो, तो 2s + 1। तो 2 मैंने यहाँ लिखा 2 और 1 लिखा। सिंस इसके ट्रांसफर फंक्शन को पता होता है कि मेरे पास जो लीस्ट मतलब ये क्या कहना चाहिए कि s, इसको कैसे पता लगेगा भाई 2s के साथ आ रहा है। तो कुछ इसके अंदर सिंटैक्स होता है, वो बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब जैसे कि यहाँ लिखता हूं मैं 0 स्पेस 2, 1। तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगी वो यहाँ पर होगी पहली वाली एंट्री के साथ, फिर उसके बाद लेसर होगी और फिर उसके बाद क्या होगी, लेसर होगी। सिंस यहाँ पे टोटल 3 पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं और 0 का मतलब ये है कि मेरे पास जो अगर 3 वेरिएबल हैं तो इस 0 के साथ कौन सा यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री आ सकती है यहाँ पर, ऐसे स्क्वायर सर। हाँ एस स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने 0 के साथ एस स्क्वायर किया तो 0 लिखने का तो मुझे कोई मतलब कोई वो ही नहीं है,
मतलब कोई तुक ही पैदा नहीं होती, ऐसा ही है? तो ये कुछ इस तरह से लेकिन सर सर कैरो लिखना लाजमी नहीं होगा सर, क्योंकि अगर हम 2 लिखते हैं तो ऐसे स्क्वायर 2 के साथ आ जाएगा फिर। कोफिशिएंट लिखना लाजमी होते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर जो एस स्क्वायर वगैरह सब होगा ना, ये बेसिकली पॉलिनोमियल्स है। इन पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट लिखना लाजमी होते हैं। इन पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट लिखना लाजमी होते हैं। इसी तरीके से कॉमा लिखा, कॉमा लिखने के बाद मैंने डिनोमिनेटर की वैल्यूज डिफाइन की। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जो थी वो थी 3s3। तो मैंने पहले लिखा 3 और उसके बाद एक और 3 लिख दिया, तो 3 और 3 और इसके बाद मैंने एंटर किया तो मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन हो जाएगा जो कि बराबर है 2s+1 3s+3 के। ठीक है भाई? तो ये मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन हो गया। अब इस ट्रांसफर फंक्शन का मुझे अगर स्टेप रिस्पॉन्स चेक करना है, बेसिकली मैं जो यहाँ पे बात कर रहा था ना कि सिस्टम का जो xt होता है वो हमें नोन होता है। तो हम बेसिकली सिस्टम के जो 3 रिस्पॉन्सेज होते हैं, मतलब 3 तरह के एक्सटीज होते हैं जो कि हम लोग इनपुट पे देते हैं। एक होता है स्टेप रिस्पॉन्स, एक होता है इम्पल्स रिस्पॉन्स, दूसरा होता है हमारे पास रैंप रिस्पॉन्स। इसी तरीके से एक पैराबोलिक रिस्पॉन्स भी होता है। तो मतलब इनपुट पे क्या देते हो, एक आप अगर स्टेप रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो एसएनएस के अंदर स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, एक्स ऑफ टी आपका क्या बन जाता है, कोई इस तरह की वेव बन जाती है। ये क्या हो जाता है, स्टेप रिस्पॉन्स। इसी तरीके से एक इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है। इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब है कि एक सिंपल सी पीक आती है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स। और इसी तरीके से एक रिस्पॉन्स होता है कि आप इनपुट के ऊपर 3 वेव देते हो, जिसको आप लोग ये आ जाता है, एक रैंप रिस्पॉन्स ये आता है। एक और रिस्पॉन्स होता है जिसको आप पैराबोलिक रिस्पॉन्स कहते हो, उसके अंदर आप रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से देते हो, एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा होता है या तो एक्सपोनेंशियली कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो ये 4 रिस्पॉन्सेज होते हैं, जिनमें से चौथा रिस्पॉन्स से हम लोग ये नहीं पढ़ते, ये एडवांस कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो नीचे 3 वाले हैं ना, रैंप रिस्पॉन्स, ये तीनों वो होते हैं। अब रैंप रिस्पॉन्स आप किस तरीके से दे सकते हो, ये जो रिस्पॉन्स होता है, ये जो स्टेप रिस्पॉन्स होता है, ये स्क्वायर वेव के जरिए से देते हो। इम्पल्स रिस्पॉन्स भी स्क्वायर वेव के जरिए से होता है। इसी तरीके से जो रैंप रिस्पॉन्स होता है ना, ये सॉ टूथ के जरिए से होता है। जो सॉ टूथ वेव होती है ना, ये उसके जरिए से होता है। तो बात क्लियर हो गई। अब मुझे इस सिस्टम का, इस ट्रांसफर फंक्शन का स्टेप रिस्पॉन्स चेक करना है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टेप एक कमांड लिखता हूँ इसकी, और उस स्टेप के अंदर जो सिस है उसको मैं प्लॉट कर देता हूँ। तो SYS लिखा और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो इट कैन गिव मी द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द अबव ट्रांसफर फंक्शन। तो ये इसका क्या आ गया, एक स्टेप रिस्पॉन्स आ गया। इसी तरीके से मैं इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स चेक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ IMP लिखने के बाद क्या करता हूँ, अंदर लिखता हूँ सिस। तो ये इसका क्या कर देगा, ओहो IMPZ है, सॉरी IMPZ है। तो ये क्या कह रहा है भाई, अच्छा इम्पल्स रिस्पॉन्स इस तरीके से नहीं कर सकता। इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए एक अलग कोड होता है, वो देखना पड़ेगा, वो ओगाटा की बुक में आपको मिल जाएगा। लेकिन इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होता है हम लोग मतलब चेक कर सकते हैं, इस तरीके से चेक नहीं करते। और इस लैब के अंदर अभी हिस्सा भी नहीं है IMPZ का। ठीक है। तो भाई CLC किया, स्टेप रिस्पॉन्स तो समझ में आ गया ना कि स्टेप रिस्पॉन्स किस तरीके से आ सकता है मेरे पास। भाईजान हेलो, जी सर ये आ समझ जी में आ सर, गया। आ गया। अच्छा, ट्रांसफर फंक्शन की एक और चीज भी होती है, क्या हम उसका बुडे प्लॉट कर सकते हैं? तो बुडे प्लॉट के लिए आपने क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से 3 चीजें होती हैं। एक इसके अंदर टूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं RL टूल। RL टूल इस्तेमाल करो और अंदर लिख दो सिस। और एक और होता है, अब ये RL टूल क्या होता है, बेसिकली कंट्रोल सिस्टम का एक नया टूल होता है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की चीजें कर सकते हो। RL टूल जो होता है, इट्स एडवांस टाइप ऑफ टूल दैट वी विल बी यूजिंग इन द फ्यूचर। जब हम PIDs वगैरह को ट्यून वगैरह कर रहे होंगे, इफ यू वांट टू डिजाइन अ कंपनसेटर, वेदर इट्स अ लैग कंपनसेटर और लीड कंपनसेटर, so for that purpose you need to have pretty much knowledge about this RL tool. So this one is this मतलब ये थोड़ा सा एडवांस है और ऑन होने में भी थोड़ा टाइम लेता है। तो ये देख सकते हो, जैसे ही मैंने काम ये RL टूल ऑन किया, तो एक कंट्रोल सिस्टम डिजाइनर की एक ऐप मेरे पास आ चुकी है जिसके अंदर ये सारी चीजें इस सिस्टम के ऊपर आ रही होंगी। तो ये थोड़ा सा एडवांस होता है। तो वक्त के एतबार से आप लोग इसको देखते रहोगे किस तरीके से होता है। अभी मेरे पास ये ऑन नहीं हुआ RL टूल,
सो फिगर को बंद किया, ये आरएल टूल लोड हो रहा है। अब देखो ये रूट लोकस एडिटर ट्रांसफर। अब देखो यहाँ पर इसका स्टेप रिस्पॉन्स भी इसने बता दिया खुद ही ने। तो ये आ गया इसका रूट लोकस, और रूट लोकस के अलावा इसका पूरे प्लॉट भी होता है। वो कहाँ से आता था, ये देख रहे हो, बुडे एडिटर, क्लोज लूप पूल, रूट लोकस एडिटर, निकोलस, पीआईडी टूनिंग वगैरह। तो ये सारी की सारी एडवांस चीजें होती हैं। अगर कोई नया प्लॉट बनाना चाह रहे हो तो वो क्या कर रहा है, न्यू स्टेप बोल रहा है, न्यू बुडे बोल रहा है, तो भाई, और न्यू इम्पल्स, तो न्यू बुडे किया, हो जा हो जा, क्या हो गया, हाँ, प्लॉट। चलो जी, ये आपका बुडे प्लॉट आ गया इसका, ये वाले इस जो पुराना प्रीवियस इसका सिस्टम का था। इसी तरीके से अगर मैं यही पर कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से कर दूं तो यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी और SYS और ब्रैकेट बंद और बुडे किया, तो यहाँ पर एक नई फिगर आ जाएगी जिसके अंदर इसका बुडे प्लॉट आ जाएगा। अब गौर से देखो, ये वाला बुडे प्लॉट और ये वाला बुडे प्लॉट सेम है। सो आरएल टूल के जरिए से भी आप क्या कर सकते हो, मुख्तलिफ। अब देखो आरएल टूल के अंदर ये तो था ट्यूनिंग मेथड, इसको छेड़ना मत। यहां पर अगर इंपल्स रिस्पॉन्स करना चाह रहे हो तो वो भी आ सकता है, पोल्स एंड जीरोस को मैप करना है वो भी आ सकता है। बेसिकली पोल्स एंड जीरोस तो आपके पास यहाँ पर भी आ रहा होगा, ये है ना, तो ये बेसिकली पोल्स और ये जीरो आ गया, तो ये यहाँ पर भी आ चुके हैं रूट लोकस के अंदर भी। तो ये कुछ चीजें होती हैं आप जो इसके जरिए से कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर एक क्या कहा गया है कि भाई अगर मैं टास्क को देखूं तो डिफाइन ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करना है मैटलैब के ऊपर और इसका स्टेप रिस्पॉन्स शो करना है। तो मैटलैब के ऊपर हम लोगों ने देख लिया। अब वो कह रहे हैं कि सिमुलिंक के ऊपर भी इसका हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप रिस्पॉन्स शो करना है। तो भाई सिमुलिंक के लिए क्या करूंगा, मैं सिमुलिंक पे जाऊंगा, सिमुलिंक पहले ही मैंने खोल लिया था, तो ये सिमुलिंक पर आ चुका हूं। सिमुलिंक के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। बैठे हुए हो या सो गए हो? जी जी जाग रहे सर। बैठे हुए हैं सर। चलो सही है। तो जैसे ही सिमुलिंक ऑन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग मतलब कर सकते हैं मैंने ट्रांसफर फंक्शन को। तो भाई सिमुलिंक की डायग्राम मेरे पास खुल चुकी है। सिंस मेरे पास बैक एंड के ऊपर क्रोम भी चल रहा है, ये सब भी चीजें चल रही है, तो क्रोम तो मैं बंद नहीं कर सकता, अलबत्ता मैं आरएल टूल को बंद कर देता हूँ। तो क्या पता थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ जाए। खैर मेरा थोड़ा सा पीसी भी काफी हद तक स्लो चल रहा है। तो वापसी आ जाते हैं सिमुलिंक के ऊपर। चल भाई ऑन हो जा, क्या, हाँ हो जी, ऑन हो गया। सेव कंट्रोल सिस्टम नो। तो भाई सिमुलेशन के अंदर ये हमारे पास सिमुलिंक की एक डायग्राम खुल गई है। चीजें अगर प्लॉट करनी है तो सिमुलिंक की एक लाइब्रेरी होती है जहां पे हम लोग चीजों को प्लॉट करते हैं। तो सिमुलिंक की लाइब्रेरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी ब्राउजर पे जाते हैं। तो लाइब्रेरी ब्राउजर के ऊपर आपने एक ट्रांसफर फंक्शन को प्लॉट करना है। तो ट्रांसफर फंक्शन को यहाँ पे लिखने के लिए लाइब्रेरी के ऊपर अगर टोटल यहाँ पे लिख दिया ट्रांसफर फंक्शन TRNSFER। जैसे ही आपने ट्रांसफर क्लिक करवाया और सर्च करवाया तो एक ट्रांसफर फंक्शन आ गया मेरे पास, ये वाला। हम लोग जब भी ट्रांसफर फंक्शन प्लॉट करेंगे तो ये वाला ट्रांसफर फंक्शन प्लॉट करेंगे, डिस्क्रीट ट्रांसफर फंक्शन प्लॉट ही करेंगे। ये डिस्क्रीट इस्तेमाल होता है हमारे पास कहाँ पर, डीएसपी में हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। राइट क्लिक किया, कंट्रोल, ये देख रहे हो, ये यहाँ पर ऐड ब्लॉक टू अनटाइटल्ड, तो यहाँ पर मैंने इसको किया तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ही आ जाएगा। वरना सिंपल है, यहाँ से यहाँ करके ड्रैग कर दो तब भी आ जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, क्यों, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा इसका स्पेसिंग वगैरह का मसला होता है, मेमोरी वगैरह का मसला होता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो भाई आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है, सही है। ट्रांसफर फंक्शन आ गया, इस ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर डबल क्लिक किया और उसके ऊपर हम लोगों ने लिखा
न्यूमरेटर के अंदर आपने एक ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि मैंने कौन सा बताना था, 2s प्लस 2 था मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन पहला वाला, 2s+1 था। 2s प्लस 1 था, तो यहाँ पे लिखा है 2 और 1, और नीचे वाले पे क्या था, 3s+3। तो 3 3 ठीक है भाई, ये 2s प्लस 1 यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे इसका स्टेप रिस्पॉन्स चेक करना है। तो एक तरीकेकार तो ये है कि मैं वही वापसी लाइब्रेरी ऑन करूँ, वहां पर स्टेप लिखूं। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ बीच पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप, और स्टेप के अंदर ये सोर्सेस के अंदर ये देखो लिखा हुआ आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये स्टेप आ जाएगी मेरे पास। इसको इसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा, ये ऑन हो चुका नहीं हुआ, अब ये इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, सही है। अब मुझे ये जो इसका रिस्पॉन्स है वो चेक करना है, तो अब मुझे बेसिकली क्या चाहिए होगा, मुझे एक देखने के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी। तो बेसिकली यहाँ पर अगर कुछ मुझे सिग्नल का बिहेवियर चेक करना है, तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्कोप का। तो यहाँ लिखा SOP स्कोप, एंटर किया, स्कोप आ चुका है। स्कोप के ऊपर ये कह रहा है नंबर ऑफ पोर्ट्स की, क्या कह रहा है, हमें भाई एक ही पोर्ट चाहिए, तो ये हम ऑन किया, तो ये सिंगल पोर्ट आ गई। इसके ऊपर मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, स्कोप के ऊपर डबल क्लिक किया, तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी जिसके ऊपर आप एक सिग्नल का बिहेवियर देख सकते हो। तो ये आपके पास स्कोप आ चुका है। आपने इसको क्या किया, यहाँ पर कोई भी सिमुलेशन अगर मुझे रन करनी है, तो रन करने के लिए ये रन बटन दबाना पड़ता है, और यहाँ पर ये टाइम भी बताता है कि कितने टाइम के लिए आपने रन करना है। तो 10 सेकंड के लिए क्या करेगा, इस सिमुलेशन को रन करेगा। तो यहाँ देख सकते हो, ये आपके पास ये क्या बता रहा है, इसकी बेसिकली प्रोग्रेस बता रहे हैं, ये कितना हो चुका है, कंपाइल शंपाइल वगैरह सब कुछ करता है। देन उसके बाद सही है, डबल इसके क्लिक अंदर वो किया, लिखने सही है, इसके अंदर वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो जो आपने एक दफा पहले बताया था कि कोई रन करने के लिए प्रोग्राम तो वो लिखना लाजमी होता है, क्या था वो? कंट्रोल GUI। जी सर। वो पावर नहीं जी नहीं नहीं नहीं, पावर जी पावर 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 GUI। GUI, हाँ, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर GUI जो हम लोग पहले इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे थे। अभी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सिंपल सिमुलिंक का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे, पावर GUI लिखने की वजह से। अच्छा, दूसरी चीज, वहां पर जब तक GUI का वो पैलेट नहीं रखोगे तब तक सिमुलेशन रन नहीं होती थी। अब देखो यहाँ पर बिना मतलब कुछ भी किए बगैर यहाँ पे वो सिमुलेशन रन हो गई। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये इसका क्या आ गया, स्टेप रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। सो सिमुलिंक के जरिए से जी आपने सर। क्या कर लिया, ये भी कर लिया। अब बूढ़े प्लॉट अगर करना है, तो भाई मैं जो बूढ़े प्लॉट के लिए इस्तेमाल करता हूँ, या तो वो मैं स्क्रिप्ट मोड के जरिए से इस्तेमाल करता हूँ, या तो फिर मैं उसके जरिए से करता हूँ, RL टूल के जरिए से। सिमुलिंक के जरिए से भी हो जाता है, मुझे याद नहीं है किस तरीके से होता है। एक लड़के ने मतलब इंटरनेट पे जाओगे ना, तो आपको चीजें मिल जाएगी कि सिमुलिंक के ऊपर आप इसका बूढ़े प्लॉट किस तरीके से कर सकते हो। फिर उसके अंदर आपने कुछ चीजें डिफाइन करनी होती है, वो थोड़ा सा एक पेचीदा काम है। सो बेहतर यही नहीं रहेगा कि हम लोग ट्रांसफर फंक्शन अगर मुझे वहां पता है तो मैं वहां से कर लूं, अगर यहाँ से पता तो मैं यहाँ से कर लूं। अगर आपको वीडियो पता है तो आप शेयर कर दिएगा। मैं भाई अभी वीडियो, अभी मेरे ख्याल से अब तो मेरे ख्याल से और कुछ समझाने का है नहीं स्लैब नंबर 1 के अंदर। सो अगर किसी का कोई सवाल है तो बताओ। सर ये अभी जो क्या-क्या मिला ये करना है? स्टेप रिस्पॉन्स है। हाँ, ये स्टेप रिस्पॉन्स है, और एक एक करके बोलो भाई। सर ये इम्पल्स की तरह क्यों लग रहा है? सिस्टम का बिहेवियर ऐसा है ना, सिस्टम। भाई ये शोएब 9818 कौन है भैया? का सर हाँ बोलो। सर ना आपने पहले एक बार स्क्रीन शॉट के अलावा एक और तरीका बताया था, कैसे वो बताते हैं सर। मेरे सवाल समझ में नहीं आया दोस्त। सर आपने पहले कहा था कि आप ये स्क्रीनशॉट कहते हो, इसका एक और भी तरीका है, जैसे कैसे उसके वो पिक्सल नहीं करता है, अरे पिक्सल हाँ हाँ साफ हाँ आती है। हाँ हाँ, समझ गया समझ सर गया। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेने के बजाय ना, तो भाई एक तरीका होता है कि प्रिंट स्क्रीन करके से करो तो पिक्सल नहीं फटता।
दूसरा ये फाइल में जाते हैं, यहाँ पर आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में जाके क्लिक करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो फिर इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह होती हैं, उसको हम लोग छेड़ते हैं। अगर लैंडस्केप में करना है तो लैंडस्केप में कर देंगे। अब यहाँ पर ये पूरा इसका रिव्यू आ चुका है। अब यहाँ गौर से देखो ये व्हाइट स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पर ये सारा ओवरव्यू 400 किया इसको, तो ये कुछ अलग आ जाएगा। तो इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह होती हैं। अभी देखते हैं रिकम्प्यूटिंग द सो ये कुछ इस तरीके से आपके पास ये अब आ रहा होगा, कोई मोटी लाइन आ रही है। सो ओवरव्यू के अंदर हम लोग गए, यहाँ पे हम लोगों ने मॉडिफाइड, डिफॉल्ट, ये शीट की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती है। ऑटो एक्चुअल ऑटो किया, पहले तो इसको ओवर ये किया, ऑटो किया, तो आपके पास ये चीजें आ गई। फिर उसके बाद यूएस लेटर वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों ने समझो डिफॉल्ट ही रहने दी। फिर उसके बाद जब इसको प्रिंट करते हो ना, ये प्रिंट का एक ऑप्शन आ जाता है। तो पीडीएफ के अंदर करना है, किसके अंदर करना है, तो ये सारी चीजें बता देता है। तो मैं तो इसमें पीडीएफ करता हूँ, पीडीएफ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि पीडीएफ किया ना, पीडीएफ करने के बाद फिर ये इमेजेस में हो जाता है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा एक और तरीका भी होता था कि आप पीएनजी के अंदर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो मुझे याद नहीं है किस तरीके से होता था। 1 मिनट, इसमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा यार, वरना एक प्रिंट टू फिगर। ये हाँ, ये भी था, डेटा जनरेट कोड। ये फिर दोबारा वही आ गया, प्रिंट ही आ रहा है। सेव फिगर, हाँ भाई, देखो ये ये फिगर में भी हो सकता है। हाँ, ये आ गया ऑप्शन वो। हाँ भाई जोहे, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने क्या किया, यहाँ गया, यहाँ पे करने के बाद मैंने इसका एक ऑप्शन था प्रिंट टू फिगर। जैसे ही प्रिंट टू फिगर खोला, तो मेरे पास ये दूसरी विंडो खुल गई जिसके अंदर ये फिगर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, या मेरे पास क्या आ रहा है, फिगर का ऑप्शन आ रहा है। मैं चाहूँ अंदर का जो व्हाइट वगैरह, इसको सब सेटिंग्स वगैरह करने के बाद इसको क्या करता हूँ, फिर सेव करता हूँ। तो सेव के अंदर यहाँ देख सकते हो, ये जेपैग की फाइल में आ चुका है मेरे पास। इसको डेस्कटॉप पे सेव किया और ये सेव कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, फिगर में आ चुका है मेरे पास। ठीक है, अब ये फिगर मेरे पास जा चुकी है वहां पर। और डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेगा, लेकिन ये डेस्कटॉप पे आ जाएगा। देखो भाई, ये आपके पास आ चुकी है पूरी, विदाउट पिक्सल अब फटा नहीं है। तो ये इस तरीके से आ गया, वरना आप पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो समझ में आ गया किस तरीके से होगा। सर अच्छा, और किसी का कोई सवाल भाई? सर ये जो आरएल टूल वाली जो आपने कोड बनाया था, कमांड कमांड है, कमांड। सर ये सिर्फ ये 3 कमांड से ही हमारा जो प्लॉट था वो होगा ग्राफ। हाँ, अगर स्टेप रिस्पॉन्स करना है तो स्टेप रिस्पॉन्स, अगर बूढ़े प्लॉट है तो बूढ़े प्लॉट। अगर सारी चीजें आपने एक टूल के साथ करनी है तो वो ये वाला है। और सर जो आपने इससे पहले जो एक कमांड बनवाई थी sys इज इक्वल टू tf वाली, सर वो वाली किस चीज के लिए थी? वो ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करने के लिए। ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप? सर तो जो हम लोगों को जो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स बनाने हैं, 2 क्वेश्चन जो रिस्पॉन्स बनाने के हैं, वो इस वाली ही कमांड से हो जाएंगे। हाँ ठीक है सर। हाँ, ये ट्रांसफर फंक्शन है। डिफाइन द गिवन ट्रांसफर फंक्शन ऑन मैटलैब, मैटलैब के ऊपर करना है, उसका स्टेप रिस्पॉन्स शो करना है। तो ये ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर देना है, स्टेप रिस्पॉन्स दिखा देना, हो जाएगा। सिमुलिंक के अंदर करना है, ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करना है, सिमुलिंक के जरिए से स्टेप रिस्पॉन्स, तो उसके बाद बूढ़े प्लॉट। सिंपल है।
सर सबमिट क्या क्या करवाना है? देखो भाई मैं ये तुम्हें तीनों इसकी टास्क। बात सुनो। मैं ये लैब 1 अपलोड कर दूंगा टेक्स्ट फाइल के अंदर, सही है? तो आपके पास ये चीज़ भी होनी चाहिए जिसके अंदर आपने एडिट करके देना है, मेरा सेमेस्टर ये, मेरा वो, सब चीज़ें। उसके बाद ये जो खाली पेज दिख रहा है ना, इस खाली पेज के अंदर सारे स्क्रीनशॉट वो मतलब पेस्ट कर देना। टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 करके इस तरीके से, ठीक है? अगर टास्क 3 के 3 स्क्रीनशॉट है तो टास्क 1 पार्ट 1, टास्क 2 और टास्क 3 पार्ट 2, टास्क 3 पार्ट 3, तो इस तरीके से करना भाई, ठीक है? तो वो बस से सिर्फ स्क्रीनशॉट्स ही चाहिए होंगे मुझे इसके अंदर। दूसरा ये है कि अलगर्ज कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज बीच में यूनिवर्सिटी ऑन हो जाती है और आप कहते हैं कि सर मैंने लैब नंबर, अगर यूनिवर्सिटी ऑन हो जाती है तो भाई मैनुअल तो चाहिए होगा, तो मैनुअल की पीडीएफ करवा लेना। पूरे मैनुअल की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद ये मैंने पहले ये खाली पेज छोड़े हुए हैं ना, यहाँ पे आप क्या करना, स्टेपल कर देना टास्क वगैरह को, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब अगली जो लैब होगी भाई सर वो इस लैब में मॉडलिंग। कोई डिफाइन वगैरह तो नहीं करना? क्या मतलब, क्या नहीं करना? डेफिनेशन वगैरह डिफाइन तो नहीं करनी कोई? फिर दोबारा आवाज कट गई, फिर दोबारा कहो। सर डेफिनेशन वगैरह कोई डिफाइन तो नहीं करनी इस लैब में? नहीं, कोई डेफिनेशन वगैरह डिफाइन नहीं करनी। ठीक है सर। ठीक है, फिर उसके बाद अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे कि एनालिसिस के अंदर क्या होता है, डंपिंग क्या होती है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, मैकेनिकल सिस्टम्स क्या होते हैं, और किस तरीके से आप ये सारी चीजें प्लॉट कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सारी चीजें वगैरह हुई है। मैं बोलता हूँ ये सब बेकार चीजें हैं, मैं अलग तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, सो अब तक के लिए इतना ही। तो इसको ऑफ करें पर। जी सर। अच्छा 19 लोग हैं, 19 लोग के सर अंदर अभी अल्लाह मुझे हाफिज। आप अटेंडेंस नहीं 19 लोग हो ना, ठीक है भाई। जो मुझे लैब सबमिट करवाएगा उसकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी, तो आज वाले सेशन की अटेंडेंस अगले वाले सेशन में होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा और घर वालों को सर लिंक सलाम जनरेट रखिएगा। करेंगे आप एलएमएस पे? एलएमएस पे मैं लिंक जनरेट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, टेक केयर। हाफिज।